बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास और एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, आप जैसे हैं कि इंडिया की तरफ से जो एक दरिंदगी और जारहियत का इजहार जो है वो बार बार किया जा रहा है और पाकिस्तानी फ़ौज ने बड़ा ही अच्छा रिस्पांस दिया अपने दिफा में। और अभी जो इंडियन मीडिया है, जो पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे कि वो इस तरह एक्ट कर रहा था कि जैसे वो कोई टेलीविज़न से बाहर आना चाह रहा है, इस लेवल की जो एक एक्सट्रीमिज़म वो शो कर रहा था। और कल से हम देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया के पास भी कोई खातिर खा किस्म का जवाब या लॉजिकल कोई बात नहीं है करने की, क्योंकि दुनिया पूरी ने कंडेम भी किया और उसके साथ साथ जो है उसको इंटरनेशनली बहुत सारी जगहों पे ये एक्नॉलेजमेंट भी आई और इंडोर्समेंट भी आई कि पाकिस्तान ने वाकई में एक सीरियस लेवल का रिस्पांस दिया अपने दिफा में। ये जवाब नहीं दिया पाकिस्तान ने, ये पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अपने दिफा में एक रिस्पांस दिया। इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे पास एक बड़े ही ज़बरदस्त हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई जो हैं वो गेस्ट के तौर पे मौजूद हैं, जो दिफाई तजिया निगार भी हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इस तरह की सारी सिचुएशंस के ऊपर। मेरी मुराद जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अब्दुल्ला साहब, बताइएगा कि जो करंट सिचुएशन चल रही है, इस पे जो इंडियन मीडिया की तरफ से प्रोपोगेट किया जा रहा है इस सारी सिचुएशन को, और एक एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट किया जा रहा है और अपने ही लोग उनको डिनाई कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन को, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कौसर भाई आपका। मैं भाई कहूँगा आपको क्योंकि यू आर माय ब्रदर। और जहाँ तक इंडिया का ये है भाई, देखिए पहली बात ये है, वो बहुत बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी रात की तारीकी में बुज़दिल दुश्मन जो है वो आया और रिश्ता लेने आया है हमारा। जो रात की तारीकी में आ रहा है या दिन को आ रहा है, ओ भाई दुश्मन दुश्मन होता है। और दुश्मन जो होता है वो उसके अंदर बुज़दिल और फलाना और ढिमकाना ये बातें नहीं होती। ये बातें जो है मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए। वो एक काफिर है और काफिर के खिलाफ जो जिहाद है वो फर्ज है, सीधी सी बात है। इसलिए अब कुफर जो है, इसे देखे ना, यहूदी जो है वो अहले किताब हैं, लेकिन ये जो है ये अहले किताब नहीं है, ये तो काफिर है। मतलब हिंदू तो काफिर है पक्का। तो इसलिए पहले तो मैं समझता हूं कि उन उलमाए कराम से जिन्होंने फलस्तीन के ऊपर बड़ी अच्छी एक बात की और जहाद का फतवा दिया, आज वो उलमाए कराम जो है, मैं उनसे डिमांड करता हूं कि आज वो जरा थोड़ा सा इसके ऊपर भी लब कुशाई कर दें तो बेहतर है, ताकि जो है हमें भी हौसला हो कि कश्मीर के हवाले से उनके क्या जज्बात हैं, पाकिस्तान अफवाज के क्या जज्बात हैं, और सबसे बढ़कर पाकिस्तानी कौम के साथ क्या जज्बात खड़े में हैं। आज पूरी कौम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक जज्बे से सरशार है। बाकी जो है ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, साई ऑप्शन को कहते हैं, आपसे कौन ज्यादा बेहतर जानता होगा। देखिए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर दुश्मन के ऊपर जो है वो अपनी जो है वो बर्तरी जो है साबित करनी होती है। जैसे डीजीआई इस्पियार साहब जनरल अहमद शरीफ चौधरी की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को एआई वॉइस रिकॉर्डिंग जो है वो दिखा रहे हैं। अभी वो तो बच्चा भी पहचान लेता है, मतलब खुदा का खौफ करें। अलबत्ता एक बात मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज यहाँ दे दूं, कौसर भाई, जबरदस्त किस्म की भारतीय एयरफोर्स जो है वो एक जबरदस्त तैयारी कर रही है और एक बहुत बड़ा हमला जो है वो प्लान कर रही है। और उससे शायद पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी की पूरी जो है वो खत्म हो जाएगी। और वो है, उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो फाइटर 2 फिल्म जो है वो दोबारा बनाएंगे और उसमें जो है वो एक दीपिका पादुकोण होगी और वो जहाज लेके आएगी और पूरे पाकिस्तान की एयरफोर्स तबाह कर देगी। खुदा के लिए किस किस्म की गुफ्तगू वो करते हैं, कहाँ रह रहे हैं, किस दुनिया में रह रहे हैं। वो बॉलीवुड के ड्रामों से थर्ड क्लास जो स्क्रिप्ट राइटर हैं उनसे निकले। असल बात यह है कौसर भाई, सीधी सी बात है, आप आनिया जानिया दिखा रहे हैं और आप ये नहीं बात करना चाहते कि पहलगाम के सबूत किधर है। सीधी सी बात है, जी। सारी बात शुरू हुई पहलगाम से। आप मुझे बताएं, ड्रोन आ गए, ये हो गया, इंडिया ने मिसाइल मार दिए, 24 मिसाइल मार दिए, उन्होंने जो है स्कैल्प मिसाइल, क्रूज मिसाइल फायर किए, उन्होंने हैमर स्मार्ट बॉम्ब यूज किए। ओ भाई, सबूत किधर है जो दुनिया मांग रही थी? जो 100 बंदे नरेंद्र मोदी के पास डिप्लोमेट्स गए, वो सबूत मांग रहे थे, वो नरेंद्र मोदी ने कहा दिए, हस्बे आदत जो चाय वाला है चाय पिलाई उनको और उसके बाद जो है रोटी शोटी खुआई और उसके बाद जो है वो रुखसत कर दिया।
अच्छा अब्दुल्ला भाई, कल कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई उनकी तरफ से, और उसमें भी आपने देखा कि जिस तरह वो एक कंफ्यूज किस्म की स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आ रही थी। उनके जो दो जो फोर्सेस की खवातीन थी उनकी तरफ से भी, और उनके रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से भी, और यूं लग रहा था कि जैसे कोई उनके पास क्लियर बात नहीं है करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि उनके मीडिया को देखें तो अभी थोड़ी देर पहले मैं फुटेज देख रहा था, कल देख रहा था, कहीं आ रहा है कि जी कराची के अंदर एक इतना बड़ा अटैक हो गया, कहीं आ रहा है जी कि लाहौर के अंदर इतना बड़ा अटैक हो गया। तो एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और यूं लगता है कि इंडियन मीडिया देखें तो लगता है कि पाकिस्तान तो खत्म हो गया, बिल्कुल बचा ही नहीं है। जी, मैं यही आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। मोदी जो है ना, वो रोज़ाना सुबह उठता है था, तो ये पिछले कई दिन से, तो अपनी आँखों में सुरमा लगाते हुए वो पूछता था अपने मुलाज़िम से कि मेरी आँखें मीना कुमारी से मिल रही हैं। आखिरकार कल जो है वो नरेंद्र मोदी के मुलाज़िम ने तंग आके कहा कि सर, आपकी आँखें आपस में नहीं मिल रही तो मीना कुमारी से क्या खाक मिलनी है? तो मकसद ये है कि जो भारतीय मीडिया का जो फ्रॉड है, वो आपस में एक-दूसरे के साथ टैली नहीं होता। वो दूसरे का क्या, भाई पाकिस्तान को ये कर दिया, वो कर दिया। वो अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने कम से कम 2 जहाज गिराए हैं। ये आज की स्टेटमेंट उनकी मौजूद है। और मोंडे अखबार, जो कि फ्रांस का बहुत बड़ा अखबार है, बड़ा रिस्पेक्टेबल समझा जाता है, वो ये कह रहा है कि भारत खुद कबूल कर रहा है कि 3 राफेल जहाज जो है वो गिरा दिया और हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। पूरा फ्रांस जो है वो नरेंद्र मोदी को गाली दे रहा है। नरेंद्र मोदी के निकम्मे, निठल्ले और जो वाहियात पायलट्स हैं, उन्होंने फ्रांस का मुंह काला कर दिया उनकी टेक्नोलॉजी का। और अब जो है वो हिरोन ड्रोन को जिस तरीके से पाकिस्तान निशाना बना रहा है, इसराइल के जो नंबर 1 ड्रोन थे, उसके ऊपर जो है वो इन्होंने इसराइल की टेक्नोलॉजी का मुंह भी काला किया है। वैसे तो इसराइल का मुंह काला होना चाहिए और अल्लाह काला करेगा इंशाल्लाह ताला, वक्त आ गया है। लेकिन दूसरी बात जो इसके अंदर है, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज यह है कि इस टाइम पे 70 इसराइली जो थे वो पहलगाम पहुंचे थे। आपको याद है, वाकये के बाद मैंने ये बात मीडिया पे भी उठाई थी और कुछ लोगों ने इसको किया भी था। वो 70 लोग कौन है? वो पायलट्स हैं ड्रोन्स के, जो ये ड्रोन जो पाकिस्तान में आ रहे हैं वो उड़ा रहे हैं। इससे पहले आपको तो याद होगा कि इजराइल के ये ड्रोन भारत ने कश्मीर के अंदर उड़ाए अभी आज से कुछ हफ्ते पहले, और उसके बाद ये दरख्तों में जाके लग गए और इन्होंने अपनी ही चेक पोस्टों में घुस गए। 2 भारतीय फौजी हलाक हो गए और कई जख्मी हो गए। और ये ड्रोन का इनकी टेक्नोलॉजी का आलम था। अब जैसे S-400 मिसाइल कामयाब, क्या मिसाइल कामयाब नहीं है या मिसाइल चलाने वाला कामयाब नहीं है? क्या राफेल कामयाब नहीं है या राफेल के पीछे बैठने वाला जो पायलट है वो नैला है? तो मकसद यहाँ ये है कि ये ड्रोन जो है ये अब कैसे पाकिस्तान में पहुंच रहे हैं। ये पाकिस्तान की पिछले 3 दिन के अंदर 18 जगह से इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो ब्रीच हुई है, उसकी वायलेशन हुई है, और इसका हमें मजबूत जवाब देना चाहिए। ये बातें करना कि भारत को जो है, देखें, भारत सरासीमगी पैदा करना चाहता है इन ड्रोन्स को भेज के। ये ड्रोन जो होते हैं ये कार्बन फाइबर के बने होते हैं, ये कामाकाजी स्टाइल के हैं, यानी कि यकतरफा बस ये मौत का सफर कर रहे होते हैं। और इनकी एंड्योरेंस जो है वो तकरीबन 1000 किलोमीटर तक का, ये 900 से 1000 किलोमीटर का सफर कर सकते हैं। एक CD-70 का छोटा सा इंजन जो है वो इनके ऊपर नस्ब होता है, और ये रेडार पे आना तकरीबन नामुमकिनात में से है इनका, क्योंकि दुनिया का जो बेहतरीन डिफाइव निजाम है वो आप देख लें कि इसराइल के पास है, डेविड स्लिंग सिस्टम, और उनके पास जो है वो आयरन डोम। वो कामाकाजी के स्टाइल के, ये जब हमास ने हमला किया तो वो बर्दाश्त नहीं कर सके। इसी तरीके से जब हाइपरसोनिक मिसाइल आए ईरान की जानिब से तो फिर उनको बर्दाश्त नहीं कर सके। देखें, हमारा पास मैकेनिज्म है और दुश्मन ये चाहता है कि हम वो अपना दिफाई मैकेनिज्म एक्सपोज कर दें और एग्जॉस्ट कर दें, ताकि फिर वो सेकंड सर्ज जो है वो लेके आए और उसके बाद वो हमें एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाए। दूसरा, इस ड्रोन के जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उनके ऊपर ये जाता है। इनका मकसद जो है पाकिस्तान के जो रेडार सिस्टम है उसको नाकारा बनाना है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह एक रेडार को भी जो है ये छू के भी नहीं गुजर सके। लेकिन देखें, भारत एक बड़ी इकोनॉमी है, 20, 25, 50 बिलियन डॉलर खर्च करना उसके लिए कोई मसला नहीं है, जंग को तवालत देगा। 3 दुनिया में शैतान है,
एक का नाम अमेरिका, एक का नाम इसराइल और एक का नाम भारत है। ये तीनों का ट्रॉयका है। भारत जो ऐसे ही, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा असले का खरीदार है, $80 बिलियन से ज्यादा का असला खरीदता है। और अमेरिका जो है वो इस टाइम पे सबसे खुश है कि इस तरह जो फ्रांस की टेक्नोलॉजी है फेल हुई है, और अब उसके F-35 जहाज जो है वो भारत लेगा। जिस दिन भारत ने ये डिफाई डील साइन की, उसी दिन अमेरिका ने अपना जो है वो पलड़ा जो है वो भारत के हक में झुका देना है, और तमाम जो सिफारती और दीगर सपोर्ट है वो भारत के हक में कर देगा। इसलिए जंग को तूल नहीं देना इस टाइम पे। अब्दुल्ला भाई, कल आपने देखा कि एक नया प्रोपेगेंडा भी किया गया कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर शायद हमला किया गया। ये एक भारत की तरफ से एक और प्रोपेगेंडा किया गया, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो उनकी अपनी जो सिख कम्युनिटी है वो भी उनको सपोर्ट नहीं कर रही और वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो इस हवाले से देखें कि यूं लग रहा है कि भारत अब ये भी चाह रहा है कि जम्मू कश्मीर के जो हमारे भाई बहनें हैं उनको भी मुतनफ़र करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के हवाले से। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? देखें, पहली बात यह है कि अगर पाकिस्तान नहीं कर रहा तो करना चाहिए, मतलब इसमें क्या बुरी बात है। एलओसी है, मेरे ख्याल है एलओसी को हमें जो है लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसके पास जो है वो कंट्रोल होगा। अभी चाइना ने देखे ना, 1,000 मुरब्बा किलोमीटर जो है वो लद्दाख के अंदर उन्होंने हासिल कर लिया, और उन्होंने कहा अब यहां से लाइन ऑफ कंट्रोल शुरू होगी, जिसको वो LAC और LOC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड लाइन ऑफ कंट्रोल। देखें, परवेज मुशर्रफ साहब ने एक बड़ा जुल्म किया था, उन्होंने भारत को बाढ़ लगाने दी थी कारगिल के बाद, जिसका मतलब है एक सॉफ्ट बाउंड्री बना दी थी। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को वो बाउंड्री उड़ा देनी चाहिए ताकि जो है लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो उसको एक दफा दोबारा लाइन ऑफ कंट्रोल LOC जो है वो कायम हो सके। दूसरी जगह जो बात इसके अंदर है वो आप देख लीजिए कि जो भारत इस टाइम पे काम कर रहा है, जिसका भी आपने जिक्र किया है कि पाकिस्तान का सिखों के हवाले से, इस टाइम पे जो उनका सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर और जो सबसे नंबर 1 शिप है उसका नाम है INS विक्रांत। विक्रांत जो है वो बहरी बेड़ा है उनका, और उसके जो कप्तान वीरेंद्र सिंह जो है वो एक सिख है और बड़ा अच्छा अफसर है। उसको बकायदा INS विक्रांत को जो है वापस बुलवाया गया है कुछ दिन पहले, आपको पता है। और उसके बाद उस का कप्तान को सुबुकदोश करके अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि उसने भी लड़ने से इनकार कर दिया। क्योंकि इस टाइम पे गुरपतन सिंह पुन्नू ने जो है वो बकायदा ऐलान किया, और सिख रहनुमाओं ने ऐलान किया कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई सिख जो है वो नहीं लड़ेगा। और यही वजह है कि 2 बटालियन में भारत में कश्मीर के अंदर लड़ाई हुई, जिसके अंदर 5 सिखों को जो है उन्होंने जुल्म करके कत्ल कर दिया। इससे पहले 36 लोगों को उन्होंने चितसिंहपुरा गांव जो था उसके अंदर अनंतनाग के अंदर उन्होंने तब कत्ल किया था जब बिल क्लिंटन का दौरा था, जिसके ऊपर फिर मैडलिन ऑलब्राइट अपनी किताब में जो लिखती है वो बताती है कि जनाब ये एक बिल क्लिंटन के मुताबिक जो था ये भारत का अपना स्टेज ड्रामा था। इसी तरीके से द मेडोज किताब जो कश्मीर जो है लिखी हुई है अंग्रेजों की, उन्होंने 1995 का एक वाकया कोट किया, जिसके अंदर ये बताया कि 6 जो गैर मुल्की सयाह थे उनको पहले भारतीय रॉ ने जो है अगवा किया, अल इरफान नामी तंजीम एक झूठी बना के, और उसके बाद उनके सर कलम कर दिए ताकि और वो मलबा पाकिस्तान पे डाला जाए, क्योंकि भारत के हाथ से कश्मीर जा रहा था। ये वो बातें हैं जिनके ऊपर आज तक भारत ने ना उन किताब लिखने वालों को चैलेंज किया, ना उनको जो है किसी मुकदमा उनके ऊपर कायम किया, ना उनको कोई नोटिस दिया। दिस मीन्स कि ये भारत का एक पुराना रवैया है, चाहे वो उड़ी हो, चाहे वो पठानकोट हो, चाहे वो समझौता एक्सप्रेस हो, वो बॉम्बे हमला हो, चाहे वो जो है वो आपका पुलवामा हो। ये सब के सब सत्यापाल मलिक गवर्नर जो मकबूजा जम्मू कश्मीर जो कि नरेंद्र मोदी ने खुद लगाया था, उसने ये बोला कि पुलवामा का अगर जब ड्रामा एक्सपोज होगा तो खुरा जाके निकलेगा नरेंद्र मोदी के घर में। क्या ये बात मैं सही कर रहा हूं अब्बास भाई? जी जी। अच्छा अब्दुल्ला भाई, एक चीज़ मुझे और बताइएगा कि जैसे अभी पूरी पाकिस्तानी कौम के अंदर एक तशवीश है, डेफिनेटली कौम को सारी वो चीज़ें नहीं पता कि जो हमारी लीडरशिप के माइंड में है या स्ट्रेटजी है, और पता होनी भी नहीं चाहिए। डेफिनेटली ये पाकिस्तानी फ़ौज का एक अपना स्ट्रेटेजिक प्लान है कि वो किस तरह रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन लोग ये सवाल करते हैं कि हम कब जवाब देंगे, हम कब हमला करेंगे,
क्या आप समझते हैं कि हमला इज़ द सॉल्यूशन या जवाब देना इज़ द सॉल्यूशन? पाकिस्तान ने पहले जवाब नहीं दिया, दिफा किया है, तो क्या प्रॉपर जवाब देना चाहिए, या अभी थोड़ा सा अगर कौम को ये बात बता दें इस हवाले से? देखिए कौसर भाई, जवाब तो देना चाहिए, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि जवाब, लेकिन क्या हम भारत की ख्वाहिश पर जवाब देंगे, उनकी मर्जी के टाइम के ऊपर जवाब देंगे? उन्होंने ये हमला क्यों किया, पहले तो आप ये बताएं कि उनकी एयरफोर्स ग्राउंड क्यों हो गई है? कौन से उसमें शुकम है जिसकी वजह से उनका एक जहाज नहीं उड़ रहा? ये देखिए ना, 5 जहाज देखें कौसर भाई, जंग जो होती है उसमें एक जहाज भी दुश्मन का गिरा देना, खास तौर पे वो जहाज जो उनका गरूर हो, जो उनका मान हो, जो उनकी आस हो, जो उनकी आरजू हो, काश के राफेल होता, ये किसने बोला था? तो फिर अगर हमने वो एक नहीं, दो नहीं, 3 गिरा दिए, $9 बिलियन, 8 अरब यूरो के उन्होंने लिए, 36 जहाज, 3 हमने गिरा दिए, वो तो सहम गए। उनका जो दूसरा जहाज MiG-29 फलक्रम, वो हमने गिरा दिया, उनका सखुई Su-30 हमने वो गिरा दिया। पाकिस्तान का जो सिस्टम था जैमिंग करके रख दी, उनका जो S-400 मिसाइल था वो नाकाम हो गया। देखें, असल मसला ये है जो हमें समझना बड़ा जरूरी है कि हम जवाब दे रहे हैं, लेकिन भारत की ख्वाहिश पर नहीं देंगे। ये जो भारत ने ड्रोन भेजे हैं, ये क्यों भेजे हैं? इश्तियाल दिलाने के लिए। मैं आपको बार बार जो है वो कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि अदालत में हम दोनों खड़े हैं और मैं आपको इश्तियाल दिला रहा हूं। आप वहां जज के सामने मुझे गालियां देना शुरू कर देते हैं तो जाहिर है आप मुकदमा तो उल्टा पड़ जाएगा। तो यही बात है कि भारत इश्तियाल दिला रहा है, हम करेंगे, जवाब मिलेगा। लेकिन मेरे ख्याल में उनके जो इकोनॉमिक, हम जो उनके एक्टिविटीज जहां जेनरेट हो रही हैं, जहां उनकी $450 बिलियन से जेनरेट होने वाली सिलिकॉन वैली है, जहां उनके ऐसे हाइड्रो एसिड्स हैं, स्ट्रेटेजिक एसिड्स हैं, नेशनल एसिड्स हैं, जहां दहशतगर्द आरएसएस जैसे बैठे हुए हैं, जहां उनकी स्पेशल टनल्स हैं, जो वहां से कारगिल की तरफ जो है सामान रसद वगैरह जो पहुंचाई जाती है, ये वो तमाम मेरे ख्याल में एरियाज हैं। और इससे बियॉन्ड पाकिस्तान के बहुत सारे टारगेट्स होंगे जो हमने जो है वो रखने हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, जमा खातिर रखें, इंशाल्लाह जवाब भी मिलेगा और तकलीफ भी बड़ी देगा। और यही वो तकलीफ है, वो जो चिल्ला रहे हैं वो इसलिए चिल्ला रहे हैं कि पाकिस्तान उनकी मर्जी के मुताबिक उनके ट्रैप में जो है वो नहीं जो है फॉल हो रहा, ये तकलीफ है। अब आप मुझे बताएं कि 5 जहाज गिराना क्या ये बजाते खुद इतनी बड़ी कामयाबी नहीं है? ओ भाई लोगों, मेरे प्यारे हमवतनों, $2.5 अरब का उनको 3 दिन से में नुकसान हो गया। उनकी स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर गई। उनका आईपीएल में करोड़ों खरबों जो था वो डूब गया, आज खत्म हो गया। आईपीएल के ऊपर उन्होंने इनकार कर दिया। इट इज ओवर फॉर इंडिया। दुनिया का जो सबसे बड़ा मेगा इवेंट था क्रिकेट का, वो इट इज ओवर फॉर इंडिया। तो कारोबारी जो भारत में बैठे हैं, जिनके नोटों के ऊपर वोट लेके आया है नरेंद्र मोदी, वो नरेंद्र मोदी को लान तान कर रहे हैं। भारत की इकोनॉमी जो है जिसके ऊपर वो इतरा रहा है, हमें उस इकोनॉमी को कौशल अब्बास साहब हिट करना पड़ेगा, ताकि वरना ये रोजाना कमबख्त पैसे बनाएगा और जंगी जनून में मुब्तला होगा। इसलिए इसको वो सबक सिखाना है ताकि ये आइंदा इसकी जो इकोनॉमिक स्पाइन है उसको तोड़ के रख देना चाहिए। जी, ये बहुत हमें शुक्रिया, करना चाहिए। बहुत दूसरी शुक्रिया। बात, एक बात जी जी। आपकी इजाजत से आप मुझे बताएं, क्या ये वक्त नहीं है कि हमें अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी चाहिए? शन त्सू एक चाइनीज फिलोसफर था बड़ा, वो कहता था नो योर सेल्फ एंड नो योर एनिमी। आज हमारे साथ ईरान खड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह उसने खुल के हमारी सपोर्ट की है, बावजूद इसके कि भारत के साथ उसके तिजारती और सिफारती मरासिम है। लेकिन ईरान खड़ा हुआ पाकिस्तान के साथ। ईरान के साबिक जो जो अभी खामेनाई साहब हैं, जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने 2 दफा कश्मीर के ऊपर इतना जानदार और जबरदस्त बयान दिया जिसके ऊपर इंडिया अब तक उनसे नाराज है। ईरान खड़ा, तुर्किया खड़ा, आजरबाईजान खड़ा, चीन खड़ा। 50 साल की तारीख के अंदर मैंने चीन के साथ इतना जबरदस्त जो बयान था जो पाकिस्तान के हवाले से मैंने नहीं देखा। मुझे ये बताएं कि वो अरब दुनिया कहां गई
जिसके लिए हमने खून दिया, जिसके लिए हमने जो है वो दोस्तियां निभाई, जिसके लिए हम बिछ बिछ गए, आज वो अरब दुनिया हमें समझ लेना चाहिए था कौसरबाग भाई। जो लोग किबला अव्वल के लिए ना खड़े हुए, वो पाकिस्तान के लिए क्या खड़े होंगे। एग्जैक्टली बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब। और यकीनन आप बड़ी एक गहरी नज़र रखते हैं सारी सिचुएशन के ऊपर, और मज़ीद भी हम आपको ज़हमत देते रहेंगे इस तरह के पॉडकास्ट के हवाले से। नाज़रीन, मज़ीद पॉडकास्ट के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।